हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं ब्रूनर के सिद्धांत को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। ब्रूनर का अधिगम का सिद्धांत। अधिगम पे काफ़ी लोगों ने अपने सिद्धांत दिए हैं। 8 मनोवैज्ञानिकों ने इसके सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, उसमें से एक है ब्रूनर। तो ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले तो उसका कंसेप्ट बताती हूँ कि क्या सिद्धांत की थ्योरी है, कि क्या चाहता है ब्रूनर। उसके बाद मैं इनके प्रतिमान को डिस्क्राइब करूंगी। तो ब्रूनर महोदय क्या चाहते हैं? ब्रूनर का कहना है कि अधिगम का यह सिद्धांत जो है, बच्चे खुद सीखते हैं, खुद सीखकर खुद करते हैं, खुद लर्निंग करते हैं, और इसको उन्होंने सक्रिय अधिगम कहा है। हाँ, शिक्षक उसमें उनकी मदद करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो टीचर जो टीचर का क्या काम है, इस प्रक्रिया में सरल, रोचक और प्रभावी बनाना, ये टीचर बनाते हैं। पर बच्चे खुद करते हैं, खुद सीखते हैं और खुद इनोवेशन करते हैं। ये सिद्धांत का कंसेप्ट है। अब मैं इसके जो प्रतिमान है, वो 5 प्रकार के प्रतिमान हैं। उन प्रतिमानों का नाम बताऊंगी और नाम बताने के बाद उनको डिस्क्राइब करूंगी। तो जो ब्रूनर के 5 प्रतिमान है, तो पहला प्रतिमान है प्रतीकात्मक प्रतिमान, दूसरा है खोज अधिगम प्रतिमान, फिर है क्रियात्मक प्रतिमान, फिर चित्रात्मक प्रतिमान और सर्पिल पाठ्यक्रम प्रतिमान है। ये 5 प्रकार के जो प्रतिमान हैं, ये ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किए हैं। तो पहला जो प्रतीकात्मक की बात करें हम, प्रतीक शब्द से ही आप समझ गए, कोई प्रतीक चिन्ह जैसे बोलते हैं हम, प्रतीक। जैसे मैं एक उदाहरण सिंपल सा लूँ आपके लिए, कि जैसे हम हमारी पहचान लीजिए, कोई भाषा हो सकती है, अगर भाषा से हम उसकी पहचान कर लेते हैं, संख्या हो सकती है या कोई चिन्ह हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और दूँ मैं आपको, कि जो गणित में सूत्र होते हैं, गणितीय सूत्र, तो सूत्र के माध्यम से हम प्लस माइनस इंटू फ्रैक्शंस ये सब कर सकते हैं। तो हम किसी सिंबल्स के माध्यम से जो सीखते हैं, लर्न करते हैं, क्योंकि ये लर्निंग की थ्योरी है। तो जब हम सक्रिय अनुबंधन करते हैं तो हम प्रतीकों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, कोई सूत्र के माध्यम से और कोई संख्या के माध्यम से, क्योंकि हम ऐसे सीख नहीं सकते, पर हमको ये सिंबल्स चाहिए, इनके द्वारा हम सीखते हैं। दूसरा है खोज अधिगम मॉडल। खोज से शब्द समझ रहे हो, इनोवेशंस या रिसर्च, या कोई इनोवेशंस करना, कोई रिसर्च करना। तो जब हम खोज की बात करते हैं, तो खोज मोस्टली आपने देखा होगा कि साइंस में खोज की जाती है ना। जैसे साइंस की बात भी करें हम, और दूसरे हम खोज करते हैं कि जैसे अभी एक एग्जांपल मैं आपको दूं, कि जैसे मलेरिया, बच्चों को बताया कि मलेरिया होता है। अभी तो मलेरिया हमने बता दिया टीचर ने कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन हम बच्चों को प्रेरित करें कि कौन कौन से कारण है जो इसको प्रभावित कर रहे हैं और किस कारणों से मलेरिया हमें होता है, कि क्या कारण है, इसका पता लगाओ, है ना। जैसे अभी आपने 2 साल पहले देखा था, 3 साल पहले कोरोना फैला हुआ था। तो कोरोना हुआ था, तो कोरोना के जो कॉजेज पता करें हमने, तो कॉजेज जब पता करें हमने, तो कॉजेज खोज की, भाई किन कारणों से कोरोना कहाँ से आया, कैसा जर्मिनेट हुआ। तो और भी इनोवेशन और भी रिसर्चेस हुई कि कोरोना किन किन कारणों से हुआ। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक प्रतिमान। तो क्रियात्मक प्रतिमान का संबंध हमारी शारीरिक गतिविधियों से है, कि क्रिया करके, एक्शन करके। तो क्रियात्मक प्रतिमान जब हम कोई एक्शंस करते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कि हम अगर बच्चों को साइंस का जो गुरुत्वाकर्षण को हम जब एक्सप्लेन करते हैं, तब हम जब बॉल को फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है, तो हम ये करके दिखा रहे हैं ना बच्चों को, कि बॉल को फेंको, या कोई भी चीज जब हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आती है। तो इस चीज को प्रतिपादित करने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए हम ये एक्टिविटीज करते हैं। जो हम शारीरिक गतिविधियां करते हैं वो कौन सी होती? क्रियात्मक प्रतिमान होती है। फिर है चित्रात्मक प्रतिमान। अब चित्रात्मक से तो आप समझ रहे हैं, चित्र द्वारा, ये बहुत ईजी है कि चित्र द्वारा लर्निंग कराना, है ना। तो बहुत ईजी है, मोस्टली छोटे बच्चों में कराई जाती है, बड़े बच्चों में भी हम चित्र दिखाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हम बल नहीं देते उस पर। लेकिन छोटे बच्चों को, जो प्राइमरी सेक्शंस को हम अगर टीचिंग करते हैं, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि हम पिक्चर दिखाकर उससे पूछते हैं। जैसे हमने एप्पल दिखाया और बच्चों से पूछा क्या है बच्चों ये, तो बोलेंगे एप्पल, है ना। तो हम जब कोई चीज़ को दिखाकर बच्चों को प्रस्तुत करते हैं या सिखाते हैं, उसको लर्न कराते हैं, तो मोस्टली ये छोटी क्लासों में होता है। नेक्स्ट है आपका जो सर्पिल। अब सर्पिल प्रतिमान कौन सा होता है बच्चों? सर्पिल प्रतिमान जो पाठ्यक्रम होता है, उसमें हम किसी भी विषय को किसी भी उम्र में पढ़ा सकते हैं
और उसको पढ़ाने के पश्चात कभी वो नहीं समझ में आता है, अगर लर्न नहीं होता है, तो हम उसको बार बार दोहराते हैं, बार बार उस टॉपिक को हम रिपीट कर सकते हैं, इसलिए उसको सर्पिल नाम दिया गया है। तो मैंने देखा कि ब्रूनर का सिद्धांत क्या था, उसके प्रतिमान क्या थे। अब हम जानेंगे कि ये ब्रूनर के सिद्धांत का जो सक्रिय अधिगम है, इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी इम्प्लीकेशंस हैं इसके। तो इसके कुछ बिंदुओं द्वारा मैं बताऊंगी इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है। तो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में और उनकी स्वतंत्र सोच में, कि बच्चों को हम आत्मनिर्भर बनाते हैं, वो अपने स्वयं पर निर्भर रहें और वो सीखें, और क्योंकि वो जब खोज करेंगे, सीखेंगे, तभी वो आत्मनिर्भर हो सकेंगे और अपनी कोई इंडिपेंडेंट अपनी ठीक रख पाएंगे। नेक्स्ट है दीर्घकालीन स्मृति को मजबूत करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है कि अगर हमने किसी चीज़ को सीखा है, सीखने के बाद वो तुरंत गायब नहीं हो जाए मेरे दिमाग से, तो हम बार बार, जो हमने आपको बताया था प्रतिमान में कि बार बार रिपीट करते हैं सर्पिल प्रतिमान में, तो हम रिपीट करके उसको एक स्थायी रूप से अपने दीर्घकालीन स्मृति के लिए सेव कर ले। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपने देखा होगा कि हमें कोई भी दुर्घटना होती है ना, कोई तो हम उसको बहुत दिनों तक याद रखते हैं। अगर क्लास में हमको टीचर ने एक पनिशमेंट दिया तो हम उस पनिशमेंट को हमेशा याद रखते हैं, तो इस क्लास में हमको एक पनिशमेंट मिला था, तो वो दीर्घकालीन स्मृति का हम उसको हमेशा याद रखते हैं। फिर व्यक्तिगत और सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देना। व्यक्तिगत से मतलब कि व्यक्ति खुद का, खुद जो है व्यक्तिगत और सक्रिय अधिगम, तो इसको बढ़ावा मिलता है इनकी थ्योरी के द्वारा, कि अगर हम थ्योरी को अप्लाई करते हैं, इसके प्रतिमानों को अप्लाई करते हैं और उसके अनुसार हम लर्निंग करते हैं, तो हमको ये व्यक्तिगत रूप से भी फायदा है और सक्रिय अधिगम में भी ये मदद करता है, क्योंकि ये बार बार हम इसको रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। शिक्षक को भी ये समझने में सहायता करता है। शिक्षक को समझने में कैसे सहायता करता है कि जब शिक्षक क्लास में जाता है और क्लास में जाने के पश्चात वो बच्चों को पढ़ाता है, तो उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मान लीजिए एक एग्जाम्पल कि बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो टीचर क्या करता है, बार बार उस टॉपिक को रिपीट करता है, या तो बच्चों से करवाता है, या खुद करता है, या उस पर एक्सरसाइज देता है, या होमवर्क देता है, तो हम टीचर के लिए बेनिफिशियल है। फिर विभिन्न स्तरों के बच्चों को समझने में भी सहायक है ये, कि विभिन्न स्तर के बच्चे कौन से होते हैं। बच्चों जैसे मैंने बताया, क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में ये बच्चों को समझने में, कि क्लास में बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं, सबका इंटेलेक्चुअल लेवल, सबका रुचि, सबकी अभिक्षमता एक जैसी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में ये जो लर्निंग है, सक्रिय अधिगम है, ये बच्चों को समझने में सहायक होता है, कैसे बच्चे हैं और उनको किस टाइप से, हमको किस मेथोडोलॉजी से, किस विधि से, किस तरीके से हम पढ़ाना है। तो ये जो मॉडल्स हैं ब्रूनर्स के, वो एप्लीकेबल है वहाँ पर। फिर पाठ्य योजना में सहायक, आपने सुना होगा कि लेसन प्लान बना के टीचर क्लास में जाके पढ़ाता है। तो जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, तो हमको लेसन प्लान बनाने के लिए ये देखना होता है कि किस क्लास का है, किस स्तर के बच्चे हैं और टॉपिक कौन सा है। मान लो अगर वो साइंस का टॉपिक है, तो साइंस के बच्चों को आप किस मेथड से पढ़ाएंगे, उस टॉपिक को क्या आप टीचिंग एड के द्वारा पढ़ाएंगे, या एक्सपेरिमेंट के द्वारा पढ़ाएंगे, या कोई और भी विषय है, गणित है, तो उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो लेसन प्लान में भी ये जो मॉडल की जितने भी टेक्निक्स हैं ब्रूनर की, वो सारी हमें मदद करती है शिक्षक को। तो बच्चों, आज मैंने आपको ब्रूनर के सिद्धांत का कंसेप्ट, प्रतिमान और उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करी। बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।